मौलाना अरशद मदनी साहब का कहना, मौलाना महमूद मदनी साहब का कहना, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी एक बयान दे दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि हम शरीयत में कोई दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारत के माइनॉरिटी के नेता हैं, लीडर हैं। मौलाना अरशद मदनी दुनिया के 50 बल्कि 25 में भी आते हैं। दुनिया के 25 सबसे प्रभावशाली मुसलमानों में से एक हैं और भारत के सबसे प्रभावशाली मुसलमान हैं। तो ये तो उनका कद है। महमूद मदनी मौलाना अरशद मदनी के सगे भतीजे हैं। नरेंद्र मोदी जो इस समय देश के प्रधानमंत्री हैं, उनसे उनके नजदीकी रिश्ते भी रहे। कई बार वो मुसलमानों की समस्या को लेकर के उनसे मिले भी और नरेंद्र मोदी ने उनकी बात को सुना भी। कॉन्फ्रेंस हुई, मुत्तकी यहाँ आए, तो जब महिला पत्रकार उनसे सवाल पूछ रही थी तो वो उनकी तरफ देख भी नहीं रही थी। तो ये उनका कल्चर है। तो इसका मतलब नरेंद्र मोदी जो है वो दुनिया भर में जाकर के एक अच्छा इमेज बना रहे हैं। अब इस तरह के बयान आएंगे तो वो इमेज प्रभावित होगी। जैसे आप इंग्लैंड की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, यूएस की बात करें, तो किसी भी देश में माइनॉरिटी कितनी सुरक्षित है महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इनकलाब हिंदी और मैं हूं आपके साथ माहिम खान। एक बार फिर मौजूद हूं मैं अपने शो एक्सप्लेनर के साथ। और आज का जो हमारा विषय है वो है कि देश में पिछले 4-5 दिनों से मौलाना महमूद मदनी के कुछ बयानों को लेकर खूब चर्चा हो रही है, विरोध भी हो रहा है। और देखने को मिल रहा है कि जो मौलाना महमूद मदनी ने भोपाल में जो कहा था वो आज भी अपने बयानों पर वैसे ही डटे हुए हैं जैसा उन्होंने भोपाल में कहा था। उनके बयानों पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ओवैसी साहब ने भी कुछ कहा है। क्या कुछ हुआ है देश में इस बीच 4-5 दिनों में और उन्होंने क्या-क्या कहा है, सब पर चर्चा करेंगे। और मेरे सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा की तरह मौजूद है मैनेजिंग एडिटर इनकलाब हिंदी के आस मोहम्मद कैफ सर। सर बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद माहिम। ठीक है आप? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? ठीक हूँ माहिम, शुक्रिया। सर मेरा सवाल है कि मौलाना अरशद मदनी जी का भी कुछ दिनों पहले एक बयान आया था। वो अभी शांत भी नहीं हुआ था कि मौलाना महमूद मदनी जी ने इतना कुछ बोल दिया एक साथ कि वो शांत होने का नाम ही नहीं लेगा। तो मेरा सवाल ये है कि पिछले दिनों में उन्होंने ये कहा था कि एक मुसलमान भारत में एक वीसी नहीं बन सकता लेकिन न्यूयॉर्क में मेयर बन सकता है। और इसी बीच भोपाल में एक अधिवेशन में मौलाना महमूद मदनी जी ने भी बहुत कुछ कह दिया। तो मेरा सवाल ये है कि क्या इन दोनों पर्सनैलिटीज की वैल्यू क्या है मुस्लिम कम्युनिटी में, और ऐसा उन्होंने कहा तो क्यों कहा, क्या कारण है? देखिए माहिम, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ और मुझे जो लग रहा है कि ये हो क्या रहा है, उससे मैं जेन्युइनली आपसे बहुत फ्रैंक, चूँकि मैं शब्दों को अंदर रखने का आदी नहीं हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बड़ा चल रहा है। कुछ डिस्टर्बेंस जो है वो है। कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो पिछले कुछ समय से, क्योंकि अचानक से मौलाना अरशद मदनी साहब का कहना, उसके बाद मौलाना महमूद मदनी साहब का कहना, और हम जब आप बात कर रहे हैं तो अभी मैसेज आया है, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी एक बयान दे दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि हम शरीयत में कोई दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अगर हम इस पर्सपेक्टिव से देखें तो तीनों नेता जो हैं वो भारत के माइनॉरिटी के नेता हैं, लीडर हैं। सोशियो लीडर हैं मौलाना अरशद मदनी और मौलाना महमूद मदनी, पॉलिटिकल लीडर हैं असदुद्दीन ओवैसी। अब असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति से सहमत हो या ना हो, उनकी वैचारिकता को आप तस्लीम करें या ना करें, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि वो मुसलमानों के एक नेता हैं, जेन्युइनली नेता है। उनका एक वर्ग समूह है, एक समूह है जो उनको पसंद करता है, बिग, अच्छी तादाद में वो समूह है। कहाँ उन्हें लड़ना चाहिए, कहाँ नहीं लड़ना चाहिए, वो अलग बहस का मुद्दा है। यहाँ उसका इससे कोई लेना देना। ये जो आपने सवाल किया है, एक्चुअली मौलाना अरशद मदनी का कद इस समय भारत के मुसलमानों में उनके प्रभाव के हिसाब से सबसे ऊंचा है। भारत में 25 करोड़ मुसलमानों में दुनिया भर में जिस व्यक्ति का वजन सबसे ज्यादा है, भारत के मुसलमानों में मौलाना अरशद मदनी सबसे ताकतवर उनमें है। विभिन्न तरह के सर्वे जिसमें तमाम तरह के लोग ये बताते हैं कि कौन कितना प्रभावशाली है, जो मीडिया संस्थान करते हैं, वे भी, भारत के मीडिया संस्थान भी, जैसे इंडिया टुडे भी एक सर्वे करती है, और दुनिया के मीडिया संस्थान भी, जैसे टाइम मैगजीन एक सर्वे करती है, अल जजीरा भी एक सर्वे करता है। उन सबके सर्वों में ये बात सिद्ध हुई है कि मौलाना अरशद मदनी दुनिया के 50 बल्कि 25 में भी आते हैं।
दुनिया के 25 सबसे प्रभावशाली मुसलमानों में से एक हैं और भारत के सबसे प्रभावशाली मुसलमान हैं। तो ये तो उनका कद है। वो भारत के मुसलमानों की सबसे बड़ी संस्था जमीयतुल उलमा हिंद के नेशनल प्रेसिडेंट है, सिंपल। और मौलाना महमूद मदनी मौलाना अरशद मदनी के सगे भतीजे हैं। कद मौलाना महमूद मदनी का ये है कि वो जमीयतुल उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी हैं और पिछले कुछ सालों से मुसलमानों की बौद्धिकता के फेस बने हैं इंडिया में। और ये दोनों लोग जो हैं, इनका ताल्लुक देवबंद दारुल उलूम से है। मौलाना महमूद मदनी के वालिद मौलाना असद मदनी यानी मौलाना अरशद मदनी के बड़े भाई, और मौलाना महमूद मदनी और मौलाना महमूद मदनी के दादा और मौलाना अरशद मदनी के वालिद मौलाना हुसैन अहमद मदनी, वो आज़ादी की लड़ाई में उनका बहुत बड़ा कैरेक्टर था। और उनसे भी बड़ा कैरेक्टर था मौलाना महमूद हसन साहब का। मौलाना महमूद हसन वो हैं जिनके नाम पर देवबंद से सहारनपुर तक की सड़क है। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो वो खासकर ओपनिंग करने आए थे, उस सड़क का नाम मौलाना महमूद हसन के नाम पर उन्होंने रखा था। मौलाना महमूद हसन वो हैं जिन्होंने आज़ादी के इतिहास की सबसे शानदार तहरीकों में से एक, जैसे एक असहयोग आंदोलन था, एक डांडी यात्रा थी, इस तरह से आज़ादी की लड़ाई में जो सबसे मजबूत तहरीक थी, तहरीक कहते हैं आंदोलन को, उनमें से एक थी रेशमी रुमाल तहरीक। इस रेशमी रुमाल तहरीक में दुनिया भर के मुस्लिम मुल्कों से भारत में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए सहयोग मांगा गया था, समर्थन मांगा गया था। इसको लीड कर रहे थे मौलाना महमूदुल हसन और मौलाना हुसैन अहमद मदनी। उन्होंने इसको कंटिन्यू किया। एक्चुअली अगर हम हिस्टोरिकल बात करें, कद बता रहा हूं मैं इनका, अगर हम हिस्टोरिकल बात करें तो 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ दारुल उलूम देवबंद ने, और यही मौलाना अरशद मदनी और मौलाना महमूद मदनी के परिजनों ने, इनके बुजुर्गों ने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा दिया था, जिसमें इनके पूर्वज शामिल थे। अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था। ये बताया था कि अंग्रेज जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं और अंग्रेजों का भारत के लोगों पर, ये भारत के लोग गुलाम इन्होंने बना के रख दिया है और अत्याचार इन पर कर रहे हैं, तो इनका हुकूमत से हटाया जाना अंग्रेजों का वो निहायत जरूरी है। तो देवबंद दारुल उलूम ने उसका फतवा जारी किया था और उसका पूरा व्यापक असर पड़ा था पूरे देश पर। और पूरे देश में मुसलमानों ने, बल्कि वो तो आज़ादी की लड़ाई थी, हिंदुओं ने मुसलमानों ने सबने मिलकर लड़ी थी, लेकिन खासकर मुसलमानों ने इस लड़ाई को धार्मिक लड़ाई से जोड़ दिया था कि इनको जो है वो अंग्रेजों को यहाँ देश से भगाना है। लेकिन चूंकि वो पूरे देश की लड़ाई थी तो हिंदू मुसलमान सब एकजुट होकर लड़े थे। मगर धार्मिक तौर पर अगर हम देखें तो दारुल उलूम ने भी मैसेज दिया था कि लड़ो अंग्रेजों के खिलाफ, बिग मैसेज दिया था। उससे अंग्रेज इतने नाराज हुए थे कि 40,000 से ज्यादा उलेमा किराम, जिसको आप अपनी भाषा में, मतलब जो व्यवहारिक भाषा है उसमें आप उनको कह सकते हैं कि वे उर्दू टीचर थे जो मदरसों में पढ़ाते थे। मुदर्रिस कहते हैं उसको, मुदर्रिस कहते हैं धार्मिक शिक्षा देने वाले टीचर्स। तो मुदर्रिस को अंग्रेजों ने पनिश्ड किया था और इतना पनिश्ड किया था कि 40,000 के आसपास की फिगर बताते हैं, फांसी उनको दी गई थी और उनको देवबंद शामली से लेकर के दिल्ली तक के रास्ते में जो पेड़ थे उन पर लटका दिया गया था। हालांकि उसको आम भाषा में जब ये लोग तकरीर करते हैं, मुदर्रिस लोग या उलेमा इकराम जब तकरीर करते हैं, बताते हैं कि सर उनके काट करके पेड़ों पर टांग दिए गए थे। लेकिन उसमें फैक्ट ये है, सर काटने वाली बात थोड़ा हाइपर बोले हैं, मतलब अतिशयोक्ति है, लेकिन फैक्ट ये है कि उनको इन पेड़ों पर लटका के फांसी दी गई थी। तो और कई दिन तक उनके जो बॉडी थी वो लटकी रही ताकि लोगों में खौफ पैदा हो और कोई और जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की हिम्मत ना कर पाए। अंग्रेज सरकार के खिलाफ बगावत थी वो, जिसमें इनका कैरेक्टर था मदनी परिवार का। ये फैक्ट है और इस फैक्ट को कोई नहीं झुटला सकता। तो इनके दादा परदादा
बहुत सारे नाम हैं उसमें, आप उनसे बात कीजिए तो बहुत सारे नाम हैं उसमें। तो दादा परदादा ये सब अंग्रेजों से लड़े और सजा इनको मिली। वे माल्टा की जेल में रहे, जेल में रखा गया उनको वेस्ट बंगाल में, अलग अलग जगह काले पानी की सजा हुई, जेल में रहे। सरकार बदली 1947 में, हुकूमत बदली और भारत आजाद हुआ। तो फिर इनके हुसैन अहमद मदनी, उनको राज्यसभा ऑफर हुई कि आप सम्मानित तौर पर पार्लियामेंट में बैठें, ऊपरी सदन में। असद मदनी यानी मौलाना अरशद मदनी के बड़े भाई और मौलाना महमूद मदनी के वालिद, उनको राज्यसभा ऑफर हुई। और बाद में राष्ट्रीय लोकदल ने मौलाना महमूद मदनी को राज्यसभा में भेजा। ये राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव रहे वही जैन चौधरी साहब, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इनके वालिद मोहतरम चौधरी अजीत सिंह जी ने, उनकी इनकी बहुत नजदीकी थी। तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी। मौलाना महमूद मदनी कई बार नरेंद्र मोदी जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उनसे उनके नजदीकी रिश्ते भी रहे। कई बार वो मुसलमानों की समस्या को लेकर के उनसे मिले भी और नरेंद्र मोदी ने उनकी बात को सुना भी। गुजरात में इनके कई इंस्टीट्यूशंस भी हैं। गुजरात में एक इनके रिश्तेदार हैं, संधी है मौलाना अरशद मदनी के, गुलाम मोहम्मद वस्तानवी, अब तो उनका इंतकाल हो गया। वो बिग इंस्टीट्यूशंस चलाते हैं वहाँ। एजुकेशन में भी इनका काम है, मौलाना महमूद मदनी का काफ़ी काम है। और देश में जब भी कहीं बाढ़ आती है या कोई भी आपदा आती है, इस प्रकार की आपदा आती है, तो जब तो उलमा हिंद के लोग वहाँ जाकर काम भी करते हैं और यही मौलाना महमूद मदनी उन्हें लीड भी करते हैं। तो पूरे हिस्ट्री को फैक्चुअल तरीके से देखने पे पता चलता है कि मौलाना अरशद मदनी और मौलाना महमूद मदनी धार्मिक नेता तो है ही, लेकिन देश प्रेमी है। और ये जो वो बयान दे रहे हैं, जिसको लेकर के आज विभिन्न तरह की चर्चा हो गई है, इसको समझने की आवश्यकता है कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा है। लेकिन कद के दृष्टिकोण से आप देखें तो वो दोनों, मौलाना अरशद मदनी भी और मौलाना महमूद मदनी भी, दोनों भारत के 10 टॉप 10 सबसे प्रभावशाली मुसलमानों में से एक है और दुनिया के 25 सबसे ज्यादा प्रभावशाली मुसलमानों से एक है। तो असर तो उनका सोसाइटी पे है, लेकिन एक के बाद एक बयान आना, और जैसे आपने कहा कि वो बयान देना और सारे टीवी चैनलों पर आकर के फिर उसी बयान पर डटे रहना, जहां जो भोपाल में कहा था उसी को डिट्टो कहना, दोहराना, मैंने ये कहा, उसी बात को कहना। जिन मुद्दों पे आप आगे सवाल पूछेंगे क्या कहा उन्होंने, उन्हीं मुद्दों पर टिका रहना, ये बताता है कि इस बार जो है वो जो कुछ भी कहा है वो बहुत सोच समझ करके या बहुत अधिक दबाव में आकर के, जैसे अंदर से आदमी महसूस करता है ना कि बस मैं इस बार तो बोल ही दूं, इस बार तो मैं बोल ही दूं, तो इस बार बहुत दर्द बयां किया है। और अगर आप उनके उस भाषण को सुने जो उन्होंने भोपाल में दिया, तो आप उसमें उनके भाषण में इमोशंस भी हैं। बोलते समय आप पुराने भाषण की तुलना करें, इन भाषण को तुलना करें, तो इसमें ज्यादा इमोशंस है। मौलाना अरशद मदनी ने जो इससे पहले कहा, उसके बीच में एक नई चीज और भी हुई जिस पर चर्चा नहीं हो रही है, जबकि वो बड़ी चर्चा का विषय है, वो इससे बड़ी चर्चा का विषय है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा था कि आप नोटिस कर रहे हैं कि भारत में वीसी नहीं बन सकता मुसलमान किसी यूनिवर्सिटी का, न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है। उसके बाद वो सऊदी अरब गए, वहां सऊदी अरब के तमाम बड़े धार्मिक नेताओं ने, उनकी लीडरशिप ने उनको उतना सम्मान दिया जितना किसी एक राष्ट्र के अध्यक्ष को दिया जाता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी देश का चला जाए, राष्ट्र अध्यक्ष चला जाए, प्रेसिडेंट चला जाए, प्रधानमंत्री चला जाए, बहुत अधिक सम्मान दिया उनको, सुना गया, उनको आगे बिठाया गया, बहुत अधिक सम्मान दिया गया उन्हें। तो जो निश्चित तौर पे उन्होंने जो भारत में बयान दिया था, उसके बाद जब वहां गए होंगे तो वहां उसकी चर्चा हुई। सऊदी अरब की भूमिका आप जानते हैं मुसलमानों की दुनिया में क्या है, तो वहां उनकी चर्चा हुई और वहां उनको सम्मान मिला। उसके बाद मौलाना महमूद मदनी का बयान आया। तो आप सिर्फ इसको इतना नहीं मान सकते, मैं एज ए जर्नलिस्ट मेरा ऑब्जर्वेशन है, आप सिर्फ इसको इतना नहीं मान सकते कि ये बयान जो है उनका कोई देश में कोई राजनीतिक लाभ लेने के लिए दे दिया या कोई सामाजिक लाभ लेने के लिए दे दिया या किसी और रीजन से उन्होंने ये दे दिया। मैं कह रहा हूं इसका वर्ल्ड लेवल इंपैक्ट है। मैं कनेक्ट कर रहा हूं मौलाना अरशद मदनी का सऊदी अरब जाना
उसके बाद में वहाँ बातचीत होना, उसके बाद में मौलाना महमूद मदनी का बोलना और आज असदुद्दीन ओवैसी का बोलना, ये कुछ है जो मुस्लिम लिविंग मुसलमानों में के बीच में कुछ है जो जिसका वर्ल्ड लेवल उसका चर्चा हो रही है। ये सिर्फ भारतीय स्तर की बात मुझे नहीं लग रही, मुझे लग रहा है कि दुनिया भर में जो है वो भारत के नेताओं पर ये भारत के धार्मिक नेताओं पर ये दबाव है कि भारत में जो आपको दिखाई दे रहा है या आपको ऐसा लगता है कि कोई एट्रोसिटीज हो भी रही है तो आप उसे बोल क्यों नहीं रहे हैं। तो मुझे ये सिर्फ एक बयान से बड़ा मामला लगता है। सर मेरा अगला सवाल है और ये एक बहुत जरूरी सवाल है कि पिछले कुछ महीने पहले अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी इंडिया आए थे। हाँ, और फिर वो देवबंद गए सही थे। सवाल है। हाँ, फिर वो देवबंद गए थे और उसके बाद वहाँ पे उनका बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत भी हुआ। फिर उसके बाद वो मिले थे मौलाना अरशद मदनी से और उसके बाद उन्होंने उनको कासमी की उपाधि भी दी थी और उन्होंने ये भी कहा था कि मदरसे तालिबान में हो या भारत में हो, सब एक जैसे ही होते हैं। मेरा सवाल ये है कि सर जो तालिबान की आइडियोलॉजी है वो इंडिया में उसकी बहुत आलोचना होती है, भारत में और बिल्कुल पसंद नहीं की जाती है। वहाँ पे जैसे रिस्ट्रिक्शंस हैं और वो सब कुछ देखते हुए, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत माकूल सवाल है आपका, बहुत जायज सवाल है आपका। देखिए, एक आप और इसमें मैच करेंगी। आपने देखा होगा तालिबान के जो मिनिस्टर विदेश मंत्री दारुल उलूम गए थे तो मुत्तकी उनका पहनावा और दारुल उलूम के जो उलेमा कराम थे उनका पहनावा एक जैसा था। ये आइडियोलॉजी तो है ही, कल्चर भी एक जैसा है। और तालिबान जो है वो तलबा की जमा है। जैसे हम लोग एक वचन बहुवचन पढ़ते हैं तो एक वचन है तलबा और तालिबान है बहुवचन। हम इसको और हिंदी करते हैं और इसको डीप समझते हैं तो इसका ये मतलब हुआ विद्यार्थी परिषद। तालिबान का जो शाब्दिक अर्थ है वो है विद्यार्थी परिषद। जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है ABVP, उसमें अखिल भारतीय यानी ऑल इंडिया विद्यार्थी परिषद। तो तालिबान जो है उसका हिंदी हुआ विद्यार्थी परिषद। तो ये विद्यार्थी परिषद है, तो अफगानिस्तान पे इस समय विद्यार्थी परिषद का राज है। एक तो ये कंफर्म हुआ। दूसरी बात, चूंकि वो थोड़े से पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं, लड़ाका तो वही, वो तो अलग स्किल है उसका, तो यहाँ से कोई पॉलिटिकल है नहीं। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि उनका जो शासन है, जिस प्रकार से वो शासन को ऑपरेट करना चाहते हैं, वो शरीयत से चलते हैं। और तालिबान जो है वो इस्लामिक कानून, शरीयत क्या है इसको भी समझना है। शरीयत मतलब इस्लामिक कानून, इस्लामिक कानून। शरीयत का मतलब हुआ इस्लामिक कानून। हम भारत देश में भारत देश के कानून से चलते हैं। भारत देश का कानून है संविधान। हमारा जो देश है वो लोकतांत्रिक देश है, वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। वहाँ इस्लामिक कानून शरीयत से चलते हैं। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो इस्लामिक कानून से चल रहे हैं, शरीयत से। बहुत सारे ऐसे हैं जो डेमोक्रेटिक हैं। जैसे हम अफगानिस्तान को देखें, उनकी जो आइडियोलॉजी है, देवबंद दारुल उलूम जो है वो इस्लामिक शिक्षा का दुनिया का प्रमुख केंद्र है। और शरीयत को जो है वो आइडियल मानता है। वो जिंदगी जीने के तरीके को शरीयत, अब हमारा जीवन जीने का जो तरीका है, देवबंद दारुल उलूम कहता है हमारा जीवन जीने का जो तरीका है वो शरीयत के अनुसार है। और शरीयत के अनुसार तालिबान गवर्नमेंट चलाता है। तो विचारों में समानता है और समानता की वजह है शरीयत। इस्लामिक नुक्ते नजर से, इस्लामिक तौर तरीके से जिंदगी जीना, इस्लामिक कानून को फॉलो करना, शरीयत। तो वो आइडियोलॉजी जो मैच करती है वो शरीयत है, शरीयत। अब वो जिस प्रकार से हदीस, कुरान, शरीयत क्या है? शरीयत है हदीस और कुरान को सामने रख करके जिंदगी जीना। हदीस क्या है? हदीस वो है जो मज़हब इस्लाम के आखिरी पैगंबर नबी करीम हुजूर पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जबान से कहा, उसको उनके साथियों ने, जिनको सहाबी कहते हैं, उन्होंने सुना
और सुन करके उसे कलमबद्ध किया, वो हदीस है। कुरान क्या है? कुरान वो है जो ऊपर से वही की शक्ल में, जो उसका प्रोसेस है वो वही है, वो अल्लाह के रसूल को सीधे आया डायरेक्ट, जिसकी एक कैफियत है, उसका एक प्रोसेस है जो उनको आया और बाद में जो है वो उन्होंने वही को नोट किया, लिखवाया। तो उन्होंने जो लिखवाया तो वो कुरान है। ये अल्लाह के रसूल की ज़बान से जो निकला दिन भर के प्रोसेस में, वो हदीस है। और जो एक खास वक्त पर एक खास परिस्थिति में फरिश्ते उसको लेकर के आए, उनके दिल में डाला, वो उन्होंने वही की शक्ल में आया, वो उन्होंने उसको लिखवाया, वो कुरान है। तो तालिबान, ये जो देवबंद दारुल उलूम है, हालांकि यहाँ अब तो इंग्लिश, कंप्यूटर, मैथ सब पढ़ाइयाँ होती हैं, लेकिन आइडिया ऑफ स्टडी जो है वहाँ वो रिलीजियस एजुकेशन का है, और तालिबान का भी वही आइडिया ऑफ एजुकेशन है। तो वो मैच करता है। और वहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं तालिबान में जो यहाँ पढ़कर गए हैं। कासमी का आपने जिक्र कर दिया बीच में। देखिए, देवबंद दारुल उलूम की स्थापना जो है वो हजरत मौलाना कासिम नानोतवी ने की थी। और देवबंद दारुल उलूम से जो ग्रेजुएशन की डिग्री जिसे मिलती है, मौलवियत की जो डिग्री है, एक्चुअली ये ग्रेजुएशन की डिग्री होती है। और जो पीएचडी की डिग्री होती है, मुफ्ती की जो डिग्री है वो पीएचडी की डिग्री होती है। यहाँ तो नहीं वो प्रक्रिया है, लेकिन जैसे दुनिया की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है मदीना यूनिवर्सिटी, वहाँ मुफ्ती की डिग्री, वहाँ की मुफ्ती की डिग्री को दुनिया भर में पीएचडी की डिग्री की मान्यता है। और भी काहिरा में भी है, मगर मदीना यूनिवर्सिटी की डिग्री ज़्यादा चर्चा में रहती है, क्योंकि उसको दुनिया भर में पीएचडी की डिग्री माना जाता है। वो रिसर्च सब्जेक्ट है भी, मुफ्ती वही बनता है जो रिसर्च करता है। तो पीएचडी मतलब वो रिसर्च स्कॉलर ही होता है, आप तो जानती ही हैं। इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो तालिबान की जो आइडियोलॉजी है वो देवबंद दारुल उलूम की आइडियोलॉजी से मैच करती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है बिल्कुल भी। अब तालिबान पे रेस्ट्रिक्शंस क्यों हैं? तालिबान पे इसलिए रेस्ट्रिक्शन है क्योंकि जो विकसित और विकासशील देश हैं वे चाहते हैं कि ह्यूमन बीइंग जो है वो इंडिपेंडेंटली रहे, महिलाओं के अधिकारों को लेकर के खुलापन हो। अब जैसे इंडिया है तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और हम लोग डेवलपिंग नेशन है, तो इस तरह की आज़ादी, जैसे मैं आपको एक घटना बताता हूँ। तालिबान में जब जंग चल रही थी तो एक महिला पत्रकार जो यूएस की थी, वहाँ वो रिपोर्टिंग कर रही थी। तालिबान ने कई जंग लड़ी है, रसिया से लड़ी, अमेरिका से लड़ी, लड़ती रही वो। तो जब वहाँ जंग चल रही थी तो उस समय अमेरिका यूएस की एक जर्नलिस्ट वो रिपोर्टिंग करने गई थी, तो वो कहीं रह रही थी उस जगह। अपने अंडरगारमेंट्स वो बाहर रस्सी बांधी हुई थी, उस पर सुखो देती थी धूप में, खुले में। तो तालिबान वहां से निकलते थे, तो एक दिन देख लिया वो तालिबान ने कि वहाँ के सैनिकों ने कि अंडरगारमेंट्स आपने यहाँ क्यों सुखाए हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, बहुत रेस्पेक्ट से, कि आप इन्हें बाहर मत सुखाया कीजिए, आप इन्हें अंदर सुखाया कीजिए। और उस पत्रकार ने ये स्टोरी लिखी और उसके बाद ये भी लिखा कि जब तालिबान मुझसे बात करते थे तो वो नजर नहीं मिलाते थे, वो मुझसे जो है वो चेहरा नजरें झुकाकर या चेहरा मोड़ करके बात करते थे। अभी आपने देखा होगा जब यहाँ इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मुत्तकी यहाँ है, जब महिला पत्रकार उनसे सवाल पूछ रही थी तो वो उनकी तरफ देख भी नहीं रहे थे। तो ये उनका कल्चर है, उनका कल्चर है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि जो लड़कियां जींस पहनती हैं या जो तालिबान के कल्चर के हिसाब से नहीं रहती, या जो लड़के जो है वो लड़की से नजर मिला के बात करते हैं तो वो गलत ही बात करते हैं। जनरल वर्ल्ड अलग अलग कल्चर है दुनिया का, वो उनका कल्चर है। तो उसी तरह से अगर हम देवबंद दारुल उलूम को देखें तो देवबंद दारुल उलूम में भी अभी कभी कहीं जाए, जैसे अभी एक तस्वीर वायरल हुई थी, अभी आप इंडिया के कई हलकों में जाएं, मुझे नहीं पता आप गई हैं या नहीं वहाँ गई हैं, लेकिन कभी अवसर मिला आप हमारे साथ रिपोर्टिंग करने जाए तो मैं आपको दिखाऊंगा। कुछ इलाकों में दारुल उलूम में भी है, महिलाएं जो हैं देवबंद में वो एक ऐसा बुर्का पहनती हैं जो जिसमें छेद होते हैं बस, और पूरा बॉडी उसमें सिर्फ आंखें दिखती हैं और पूरा बॉडी जैसे
फ्रॉक होता है ना, तो ऊपर से नीचे तक पूरा एक फ्रॉक होता है, जैसे एक पर्दा होता है। जैसा एक पर्दा होता है। ये दारुल उलूम में आपको ऐसी महिलाएं मिल जाएंगी। और तालिबान, अफगानिस्तान आप चली जाएं, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, आप कभी चले जाएं रिपोर्टिंग करने, अफगानिस्तान जाएं आप, तो अफगानिस्तान में देखेंगे तो ऐसे बहुत सारी महिलाएं आपको दिखेंगी। तो फिर इंडिया में मीडिया का एक समूह वो कंपैरिजन करेगा, ये कहेगा कि देखो देवबंद तालिबान बन रहा है, तालिबान बन रहा है। तालिबान है क्या? तालिबान विद्यार्थी परिषद है, उनकी एक आइडियोलॉजी है। तालिबान का मतलब है कि अफगानिस्तान में स्टूडेंट विंग का राज है। विद्यार्थी परिषद मतलब स्टूडेंट विंग, उनकी आइडियोलॉजी जो है वो शरीयत है, हमारी आइडियोलॉजी लोकतंत्र है। इस तरह वो एक नजरिया है। उसको आप इस तरह से अगर आप देखें तो कांगो की अलग कल्चर है, कंबोडिया का अलग कल्चर है, यूएस का अलग कल्चर है। आप देखिए तो आप यूरोप का अलग कल्चर है। दुनिया के हर देश का अलग अलग कल्चर है, उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, वो देश को कैसे चला रहे हैं। भारत सरकार ने मुत्तकी को बुलाया था, और जब वो दारुल उलूम पहुंचे तो उस समय भी इस बात की जो आप कह रही हैं कि इस तरह की चर्चा हुई होगी। मैं इससे इत्तेफाक रखता हूं कि इस देश में अब बड़े पैमाने पर माइनॉरिटी पे एट्रोसिटीज की चर्चा वो हो रही है। एट्रोसिटीज हो रही है नहीं हो रही है, ये बहस का मुद्दा है। गवर्नमेंट जो है वो राइट विंग की गवर्नमेंट है, और ये मानते हैं लेफ्ट विंग के लोग और माइनॉरिटी के लोग, ये सब मानते हैं कि सरकार जो है वो कई कारणों से वो हालांकि वो कहती है कि हम सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं और सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं, लेकिन अपोजिशन के लोग ये मानने को तैयार नहीं है, और ना माइनॉरिटी की लीडरशिप, अब ये कंफर्म हो गया है, ना माइनॉरिटी की लीडरशिप ये मानने के लिए तैयार है। मौलाना महमूद भी ये भी कह रहे हैं कि मैं वो बात कह रहा हूँ जो मेरे समाज में चल रही है। तो सरकार को ये चाहिए कि अगर इस तरह की कोई गलतफहमी सोसाइटी में आ गई है तो वो क्लियर करे। गुड, वो ये कहे कि देखिए, वो अपनी बात कहे कि आपको हमने घर बनवाए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमने कोई भेदभाव नहीं किया। वो कहे हमने आपको राशन दिया, हमने कोई भेदभाव नहीं किया। हमारी इस योजना में हमने कोई भेदभाव नहीं किया। हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किसी से नहीं पूछ रहे कि आप हिंदू या मुसलमान हैं, हमने कोई भेदभाव नहीं किया। पुलिस जाति कर रही है किसी पे तो नहीं कर रही है, पुलिस का कल्चर सबके साथ एक जैसा है, हमने कोई भेदभाव नहीं किया। तो सरकार बताए कि आपको जो सरकार कुछ बोल ही नहीं रही है, इसी वजह से डाउट है ना सबको। हाँ, तो उनकी चुप्पी ही होगी। डेमोक्रेटिक कंट्री है, गवर्नमेंट को क्लैरिफिकेशन देना चाहिए और ये स्पष्ट करना चाहिए कि ये जो, क्योंकि इस बात से इनकार नहीं कर सकते ना। आप देखिए, मौलाना अरशद मदनी इंटरनेशनल फिगर है, बात दूर तक गई। मौलाना महमूद मदनी इंटरनेशनल फिगर है, बात दूर तक गई। असदुद्दीन ओवैसी इंटरनेशनल फिगर है, बात दूर तक गई। और मुत्तकी जो यहाँ फॉरेन मिनिस्टर आए थे तो कुछ तो उन्होंने भी सुना होगा ना। और फिर डिजिटल वर्ल्ड है, दुनिया देख रही है ना, वक्त नहीं लगता बात पहुंचने में, पहुंच रही है। तो माइनॉरिटी का मैं एक मेरे में एक बहुत मजबूत इसमें एक बात है, लाइन है, किसी लोकतांत्रिक देश में अगर एक व्यक्ति भी माइनॉरिटी है, ये बात सचिन पायलट ने कही थी, ये इंटरनेशनल वो है वाक्य, कि अगर एक व्यक्ति भी माइनॉरिटी है तो देश की सरकार को उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल, उसका भी, अगर एक व्यक्ति भी 10 लोगों के बीच में एक व्यक्ति भी करे, पूरे देश में अगर एक व्यक्ति माइनॉरिटी है तो उसका भी माइनॉरिटी के दृष्टिकोण से उसको भी बराबर का सम्मान उसको देना पड़ेगा। उसको ये फील नहीं जाना चाहिए कि वो कमजोर महसूस करे या वो लो फील करे। ये कह रहे हैं मौलाना महमूद मदनी कि देश में मुसलमान इस समय कमजोर, लो फील कर रहा है, असुरक्षित फील कर रहा है। ये मुद्दा है जो बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, जिसको जो है वो इस समय देश दुनिया में टीवी पर इसके अलावा कोई बातचीत ही नहीं हो रही है। सर, मेरा अगला सवाल यही है कि जैसे अगर हम गौर करें मौलाना महमूद मदनी की बातों पर, तो उन्होंने एक तरह से पिछले 10-12 साल में जो हो रहा है उसका एक निचोड़ दिया है, चाहे वो एट्रोसिटीज हो मुसलमानों पर, वक्फ कानून पर हो, बाबरी मस्जिद हो, या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड पे हो, और भी बहुत चीजें हैं। उन्होंने जो कहा ट्रिपल तलाक हो, तो और जिहाद पे जो उन्होंने कहा, तो इसको मुस्लिम्स कैसे देख रहे हैं, देखते हैं? देखिए, ये जो अभी मैंने आपसे बताया कि ये सब तो कहा ही है, लेकिन इनके अलावा जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है
वो अपना नजरिया, मेरा नजरिया है। इनके अलावा जो उन्होंने सबसे बड़ी बात कही है वो ये कहा है कि देश में मुसलमान असुरक्षित महसूस कर रहा है। ये इन सब बातों से बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। अब हम इनको एक एक करके मैं डिफाइन करूं अगर, तो हमारे समय भी अधिक लगेगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये इतने सारे मुद्दे जो आपने बता दिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड बता दिया आपने, 3 तलाक बता दिया आपने, 3 तलाक यूनिफॉर्म सिविल कोड को दोनों को मानते हैं शरीयत में दखल, कह रही है ये हमारा जो वो है वो इसलिए सामने आ रही है कि बुलडोजर का प्रकरण जिसका उन्होंने जिक्र किया कि भाई कई 2 लोगों में, अब जैसे उत्तर प्रदेश में घटना हुई है, उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है जिसमें हजारों बच्चों की जिंदगी जो है वो खतरे में डाल दी, और देश में अरबों, उत्तर प्रदेश में अरबों रुपए का एक जहरीले कफ सिरप का मामला हुआ है। बिल्कुल, उससे हजारों बच्चों की मौत की बात सामने आई, और उसको जो कर रहे थे वो उसी जाति के लोग हैं जिसकी जाति का प्रभाव उत्तर प्रदेश की सरकार में है, जिस पर अपोजिशन के लोगों ने कई तरह की बात कही है, अखिलेश यादव भी उस पर बोले हैं। तो अब सवाल है, उसमें एक आरोपी पकड़ा गया आलोक सिंह, वो पहले सिपाही था, 8 किलो सोने की लूट का मास्टरमाइंड था, बाद में उसने सिंडिकेट शुरू किया जिसके उत्तर प्रदेश के एक बाहुबली, बहुत बड़े अपना आपको नेता समझने वाले धनंजय सिंह नाम के एक नेता है, सांसद, पूर्व सांसद, उनकी पत्नी जो है वो भी जिला पंचायत अध्यक्ष रही। तो उनके साथ बहुत सारी तस्वीरें ऐसी वायरल हुई जिससे पता चलता है वो क्लोज है, और धनंजय सिंह और राजा भैया वो क्लोज हैं, और उत्तर प्रदेश में जितना एक जाति के बाहुबली हैं वे सब आपस में क्लोज हैं, और उन्हीं के मुख्यमंत्री हैं इस समय। तो अब प्रश्न ये है कि बुलडोजर कहाँ है? बिल्कुल, अब कहाँ है बुलडोजर? अब बुलडोजर कहाँ है? तो ये जो सवाल है ये इस बात पे नहीं है कि आपने कोई अपराधी है व्यक्ति और आपने उसकी बिल्डिंग गिरा दी, बुलडोजर चला दिया। अगर वो समान भाव से चले बुलडोजर, बिल्कुल, तो कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन ये जो एट्रोसिटीज, डिस्क्रिमिनेशन है, इस पर आपत्ति है। आप एक ही समुदाय के लोगों के विरुद्ध जो है वो सारे एक्शंस लेते हैं। हाँ, एक्शंस लेंगे, नाम बदलेंगे, आप भाषणों में उनको नीचे दिखाएंगे, आप कहेंगे कि भाषण देंगे, आप कहेंगे कि मुल्ला को ये नहीं पता यहाँ किसकी सरकार है, और आप अप्रिशिएट करेंगे, लगातार आप नेगेटिव टिप्पणी करेंगे, एक ही समुदाय के आप मजहब को निशाना बनाएंगे, उनके अकाबिरों को यानी उनके पूर्वजों को मानने वालों को आप निशाना बनाएंगे। तो वो जो कहा महमूद मदनी ने, वो चूंकि इंटरनेशनल फिगर है, वो उन्होंने वही कहा जो वो सोसाइटी में रह करके फील कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे लोग तो इतने बड़े लेवल पे कहने नहीं जा रहे ना। उन्होंने कहा तो उनकी बात सुनी गई, उनकी सुनी गई, गुड, बिल्कुल, दैट इज द पॉइंट। कोई और कहेगा तो उसके बाद उनकी बात सुनी गई, बिल्कुल। अब इसका प्रश्न ये है, उससे 2 लोग असहज हो सकते हैं। एक तो सरकार असहज हो सकती है, सरकार ये कहेगी उससे कि आपने जो है हमें डिफेम कर दिया, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपने हमें डिफेम कर दिया, क्योंकि भारत सरकार के जो थर्ड टर्म प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, पिछले कुछ टाइम से वो ग्लोबल पॉलिटिक्स में काफी रुचि ले रहे हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उनकी रुचि है। मुसलमान देशों में अगर हम देखें वो जाते हैं तो उनका स्वागत अच्छे से होता है, उनको अरब का सर्वोच्च सम्मान भी मिला, और उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप भी हैं, मुस्लिम कंट्रीज की अच्छी रिलेशनशिप है। हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान जो है वो उसमें पाकिस्तान को भी वो दुनिया के मुस्लिम मुल्कों में ये समझाने में कामयाब हो गए हैं कि पाकिस्तान जो है वो भारत को लगातार अस्थिर करने की कोशिश करता है और आतंकवादियों को पुश करता है भारत में। तो इसका मतलब नरेंद्र मोदी जो है वो दुनिया भर में जाकर के एक अच्छा इमेज बना रहे हैं। अब इस तरह के बयान आएंगे तो वो इमेज प्रभावित होगी। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, सेकुलर दल जो है उन्हें कभी कभी तो ये बात अच्छी लगेगी और कभी कभी ये बुरी लगेगी। बुरी इसलिए लगेगी क्योंकि इससे उन्हें डर पैदा होगा कि ध्रुवीकरण ना हो जाए। अच्छी इसलिए लगेगी कि उन्होंने तो जो वो कह नहीं सकती, उनकी हिम्मत नहीं है कहने की। जैसे आजकल जो है वो सेकुलर दलों से पूछते हैं कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल जो धर्मनिरपेक्षता की राजनीति कर रहे हैं,
इनसे पूछते हैं, इनसे कहते हैं कि भाई आप लोग जो है ये बात बोल क्यों नहीं रहे, तो ये कहते हैं कि मुसलमानों के नेता ही नहीं बोल रहे। अब मुसलमानों के नेता बोल रहे हैं। अगर मुसलमानों के लिए, चूंकि माइनॉरिटी है, फंड जारी करी है सरकार ने, किया भी है, कुछ कटौती हुई है, कुछ जारी किया है, तो इनका प्रॉब्लम क्या हो गई? माइनॉरिटी मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी को बनाते थे, अब माइनॉरिटी मिनिस्टर कौन है? किरण रिजिजू। तो टेक्निकली तो वो अपनी जगह सही है, टेक्निकली तो वो अपनी जगह सही है, क्योंकि उनको ये मैसेज देना है कि जैसे मुस्लिम मुक्त कैबिनेट है, तो उनको मेजोरिटी को ये मैसेज देना है कि मेजोरिटी जो है वो उनसे जुड़ी रहे एकजुट होकर के, 80-20 फॉर्मूला। तो टेक्निकली तो सही है, लेकिन दिक्कत ये है कि दुनिया है, आप सिर्फ भारत तक महदूद नहीं है, आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स है। और जो थर्ड टर्म प्राइम मिनिस्टर किसी देश का हो, भारत जैसे देश का, जहां 140 करोड़ लोगों की आबादी हो, जहां की संसद दुनिया की सबसे बड़ी संसद हो, जहां के लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हो, और वहां थर्ड टर्म प्राइम मिनिस्टर हो, तो आप सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री नहीं है, तब आप दुनिया के एक बड़े नेता हैं। तब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को ये फील है, कंफर्म है कि तब आप ग्लोबल लीडर हैं, और जब आप ग्लोबल लीडर हैं तो आपको दुनिया के किसी भी देश में जाना पड़ता है, तो वहां आपसे सवाल पूछा जा सकता है, वहां आपको जवाब देना पड़ता है, तो वहां ये मुद्दे महत्वपूर्ण होते हैं। इंग्लैंड की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, यूएस की बात करें, तो किसी भी देश में माइनॉरिटी कितनी सुरक्षित है, महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। तो ये मैसेज देने में मौलाना अरशद मदनी और मौलाना महमूद मदनी दोनों कामयाब हो गए हैं कि देश में माइनॉरिटी की हालत सही नहीं है। इससे असहिष्णुता है, इसलिए आप 4-5 दिन से टीवी मीडिया जो आप देख रहे हैं, उस पर जो आप रिएक्शंस देख रहे हैं, कहीं पुतले जला दिए मौलाना महमूद मदनी के, कहीं मौलाना अरशद मदनी के पुतले जला दिए, किसी ने कहा कि ये तो उकसा रहे हैं, किसी ने कहा, जैसे आपने कई शब्दों की बात की, जैसे मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि जिहाद तो हमने अंग्रेजों के खिलाफ भी किया था। जिहाद जो है वो बुरा शब्द नहीं है। जिहाद दो तरह के होते हैं, एक तो होता है जिहाद अकबर, एक जिहाद असगर, जो उन्होंने डिफाइन किया। जिहाद अकबर तो होता है बड़ा जिहाद, यानी नफ्स के खिलाफ जिहाद, यानी हमारे मन में जो है कोई पाप आ रहा है तो उसको कंट्रोल करना जो है वो जिहाद अकबर है। मतलब मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ, जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम अकेले में हैं, हमारे आसपास कोई नहीं है, रात का अंधेरा है, कमरा है, और एक पुरुष और एक महिला है, और कोई नहीं है बीच में, तो मन में पाप आ सकता है, इमोशंस, भावनाएं जो है वो उबाल मार सकती हैं। उस समय के लिए हिदायत ये है कि आप दूरी बना के रखें। तो अगर आप दूरी बना के रखते हैं और आप कामयाब रहते हैं, तो आप महिला के साथ जो है, और पुरुष, महिला पुरुष दोनों की जिम्मेदारी है, दोनों रिलेशनशिप नहीं बनाते हैं, तो ये जिहाद अकबर है, यानी आपने अपनी इच्छा शक्ति को जीत लिया है। बुरी चीजें, बुरी वासनाएं वो आपको जीत नहीं सकी, आपने उनसे पार पा लिया है, तो ये जिहाद अकबर है। जैसे हमारे मन में भाव आया कि हम जो है वो कहीं से हमें बेईमानी का 2-4 लाख पैसा मिल सकता है, और बहुत आसान है, वो हमें दे रहा है, रिश्वत है, वो रिश्वत है, लेकिन हमने इनकार कर दिया, तो ये हमारे नफ्स, हमारी जो बुरी नफ्स है उसके खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी, तो ये जिहाद अकबर है। जिहाद असगर क्या है, जिसको बता रहे हैं, वो है जो मैदान में लड़ा जाता है, युद्ध होता है। जो युद्ध होता है वो किन के विरुद्ध होता है? जो जुल्म करता है। वे अलग लड़ाइयां हैं, धार्मिक लड़ाइयां, धार्मिक युद्ध, जिसे हम धर्म युद्ध कहते हैं, जिसे क्रूसेड कहते हैं, जिसकी अलग अलग भाषाएं हैं। तो वो कह रहे हैं कि आप लैंड जिहाद, थूक जिहाद, लव जिहाद, कि ये तो आइडिया ही नहीं है। आपने कहीं पढ़ा कि कहीं हिस्ट्री में फैक्ट में कहीं आए कि कोई लैंड जिहाद नाम का शब्द है? यूपीएससी जिहाद, भारत में एक नया शब्द आया, यूपीएससी जिहाद। बताइए कि आप जिहाद का सही मतलब वो बता रहे हैं कि जो कहा जा रहा है, टीवी मीडिया कहती है लव जिहाद, लैंड जिहाद, यूपीएससी जिहाद, ये थूक जिहाद, ये तो आइडिया नहीं है। बताइए कि ये झूठ है बिल्कुल, कोई लव जिहाद नहीं कर रहा, कोई किसी को एप्लीकेशन नहीं है। एक कहावत है कि इश्क न जाने जात को जात, नींद न जाने झूठी खाट, भूख न जाने झूठे भात।
तो इसमें कोई किसी से कोई इश्क करता है तो वो जिहाद के पर्सपेक्टिव से इश्क करेगा तो हो जाता है, तो हो जाता है। इस तरह से थूक जिहाद करे, थूक के पानी पिलाएँगे, पॉसिबल है। लैंड जिहाद करे, हम तो इनकी ज़मीन खरीद लेंगे। तो एट्रोसिटी जिसका वो ज़िक्र कर रहे हैं, जैसे मेरठ है, तो मेरठ में पहले एक कॉलोनी बन रही थी, तो उसका मालिक जो है कॉलोनी का वो कोई नॉन मुस्लिम ही थे, जैन थे, पार्टनर थे। तो लेकिन वो इस पर्सपेक्टिव से कॉलोनी बना दी कि मुस्लिम्स जो है इससे अट्रैक्टिव हों, यहाँ अपने फ्लैट खरीदें। तो उसको कॉलोनी को बुलडोज़र चलवा दिया, गिरा दिया, बंद करा दिया उसको। कह कि अब्दुल्ला ग्रीन कॉलोनी नहीं बनने देंगे। अब एक नई थ्योरी, वहाँ तो नाम से नहीं बनने देंगे। अब एक मुस्लिम ने एक रमेश नाम के व्यक्ति से घर खरीद लिया, तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया कि मुस्लिम को बेचने नहीं देंगे। तो इसके खिलाफ वो बोल रहे हैं कि यार ये क्या है लैंड जिहाद, लव जिहाद और ये लव थूक जिहाद और यूपीएससी जिहाद। कि जिहाद ये नहीं है, जिहाद ये है कि आदमी जो है अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद करे, इच्छा शक्ति को जीते। और दूसरा धर्म युद्ध है जो क्रूसेड है, तो वो अलग थ्योरी है। तो वो क्लैरिफाई कर रहे हैं चीजों को जो सोसाइटी के मन में सवाल है। सर मेरा अगला सवाल है कि जो भी मौलाना महमूद मदनी साहब ने कहा, तो उससे क्या मुस्लिम कम्युनिटी में किसी तरह का गुस्सा या चिंता पैदा हो गई है? देखिए, ये बहुत सेंसिटिव इशू है और मैंने आपसे बताया कि अगर फैक्चुअली हम देखें तो मौलाना महमूद मदनी ने जो भी कहा वो उन्होंने, हो सकता है वो उनके मन में बहुत दिन से बात चल रही हो, लेकिन कम्युनिटी के मन में ये बात बहुत दिनों से थी कि ये कह क्यों नहीं रहे हैं। वो बस हाँ, करोड़ों लोगों की आवाज बने। हाँ, ये कह क्यों नहीं रहे हैं। तो बल्कि मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, मुसलमानों में मौलाना महमूद मदनी का बहुत भयंकर विरोध हो रहा था। मौलाना अरशद मदनी को पसंद किया जा रहा था कि वो कह देते हैं, लेकिन मौलाना महमूद मदनी का बहुत भयंकर विरोध हो रहा था और ये तक कहने लगे थे लोग कि, बहुत मैं सख्त अल्फाज बोल रहा हूँ, कि ये तो सरकार के दलाल हैं और लोग इनके बारे में बहुत बज़्ज़न हो गए थे। तो इन पर बोलने का दबाव था, कुछ कहने का दबाव था। अब जब ये बोले हैं तो अब ये कह रहे हैं कि जितना अंदर था सब निकाल दिया, जितना इन्होंने वेट किया वो सब उगल दिया। आप कह रहे हैं कि भाई आपने देर कर दी है कहने में, लेकिन कह सब कुछ दिया। तो जेन्युइनली ये बात बिल्कुल सच है कि सरकार, ऐसा नहीं है कि सरकार जो है वो एंटी मुस्लिम है, मैं सरकार को बिल्कुल एंटी मुस्लिम नहीं मानता, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सरकार जो मुसलमानों के काम जो है, वो माइनॉरिटी के काम जो है, जो छिपा के कर रही है, वो उनको अब काम गिनवाए मुसलमानों के, मगर वो मुसलमानों के काम इसलिए नहीं गिनवाती क्योंकि उसे डर लगता है कि अगर मुसलमानों के काम गिनवाएगी तो उनमें मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लग जाएगा और उसके बाद जो उनका हिंदू वोटर है मेजोरिटी का, वो उनसे दूर चले जाएगा। ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन पहली बार जो है वो ऐसी परिस्थिति पैदा हुई है कि सरकार को सोच नहीं रहा है कि वो कह क्या, इसलिए वो आक्रामक तरीके से मौलाना महमूद मदनी की आलोचना हो रही है। लेकिन वो फेस है, वो इंटरनेशनल फेस है, बात दूर तक चली गई, क्लेरिफाई करना कठिन है। जबकि माइनॉरिटी जो है वो उसके काम करती है सरकार। मैंने आपसे बताया, जैसे सारी योजनाएं बनती है, अभी जैसे एसआईआर है, इसकी भी चर्चा उन्होंने की, तो उन्होंने कहा भाई एसआईआर जो है ये भी एक बड़ा इशू है कि एसआईआर जो है वो घुसपैठियों के नाम पे मुसलमानों को डिस्टर्ब करने के लिए किया जा रहा है, खासकर पश्चिम बंगाल में और बॉर्डर के जिलों में, उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगह डिस्टर्ब करने के लिए किया जा रहा है। हम कह रहे हैं कि एज ए जर्नलिस्ट, एज ए इंडियन, हम कह रहे हैं कि उन्होंने कोई आरोप लगाया आप पर, आप क्लियर कीजिए उसे। बिल्कुल, आप बोलिए, प्रधानमंत्री साहब जो हैं वो बोलिए कि नहीं आपका, हमारे तो वो बताएं, वो डाटा के साथ बताएं कि हमने प्रधानमंत्री आवास योजना में इतने लाख मुस्लिम माइनॉरिटी के लोगों को घर दिया, हमने इतने मुस्लिम्स को राशन दिया, या हमने ये किया है, हमने ये किया, या इन योजनाओं में इतना हिस्सा मुस्लिम्स का है। तो वो बताएं ना कि आप कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ एट्रोसिटीज हो रही है, लेकिन हम फैक्ट और डाटा बता रहे हैं कि हमने कोई भेदभाव नहीं किया है। कुछ तो कहें, वो क्लेरिफाई करें। बिल्कुल। सर मौलाना महमूद मदनी ने एसआईआर को लेकर भी बहुत कुछ कहा, जैसा भी आपने जिक्र भी किया, और उन्होंने कहा कि इसको लेकर एक कम्युनिटी में खास पैनिक दिखाई दे रहा है। तो उनके इस बयान पर आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, पैनिक है, पैनिक है। मैं आपको सही बात बताएगा कौन? मैं कह रहा हूँ आपके पास आसपास जो है, देखिए उत्तर प्रदेश की सरकार में
एक मुस्लिम मंत्री हैं दानिश आजाद अंसारी। भारत सेंट्रल गवर्नमेंट में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है, मेंबर पार्लियामेंट नहीं है। राज्यसभा जरूर इन्होंने भेजे थे, एक बार जफर भेजे और एक बार गुलाम अहमद खटाना, लेकिन जो लोकसभा है उसमें नहीं है। इनके पास में ऐसे लोग नहीं है। इनके अधिकारी, बहुत मैं सीरियस बात बता रहा हूँ, मुस्लिम से मिल नहीं रहे हैं। जिलों में बैठे हुए डीएम और एसएसपी, उनके पास में माइनॉरिटी के लोगों का आना जाना कम है। अफसर लोग जो हैं वो मुसलमानों से मिलते हुए बात करते हुए डरते हैं। उन्हें डर लगा रहता है कि कोई आदमी जो है वो भारतीय जनता पार्टी किसी नेता के पास ये सूचना ना बता दे कि फलाने अफसर के पास में फलाना मुस्लिम वर्ग का व्यक्ति आधा घंटा बैठकर गया है। तो मुसलमान समुदाय के बीच चल क्या रहा है, ये फीडबैक इनके पास उचित है नहीं। इनके पास सही जानकारी नहीं है। इनको जो जानकारी मिल रही है, इनका जो सोर्स ऑफ नॉलेज है, वो जितने लोगों से आ रहा है और मेजोरिटी के लोगों से आ रहा है। वे जर्नलिस्ट जो इनके पास बैठे हैं, इनको फीडबैक देते हैं, वे जर्नलिस्ट मुसलमानों से उनका संबंध नहीं है। मुसलमानों के पास वो उठते बैठते नहीं है। तो 25 करोड़ माइनॉरिटी के मन में क्या चल रहा है वो सरकार को पता नहीं चल रहा है, क्योंकि अफसर उनके पास नहीं है, नेता उनके बीच से नहीं है। तो आपको उनके मन में क्या चल रहा है ये जानने के लिए, जैसे चुनाव के दौरान जनता के बीच जाने का कोई अभियान चलाया जाता है, सरकारें चलाती थी अभी ऐसा अभियान कि गांव चलो अभियान, ऐसा सरकार को चाहिए। अगर वो चाहती है कि वो माइनॉरिटी को वास्तव में चाहती है कि माइनॉरिटी के उनका ख्याल रखा जाए, तो उन्हें मुस्लिम लोगों के साथ डायलॉग शुरू करने पड़ेंगे, माइनॉरिटी के बुद्धिजीवियों के साथ डायलॉग शुरू करने पड़ेंगे, ग्राउंडेड पर्सन्स के साथ डायलॉग शुरू करने पड़ेंगे। उनसे बात करें। देश जो है वो जिस तरह का एटमॉस्फेयर बना है पिछले कुछ समय से, इस तरह के एटमॉस्फेयर से असहज होता है। मिलजुल के ही वो हालांकि अपोजिशन जो है वो अगर कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है तो वो करे कि डिस्टर्बेंस क्रिएट, अपोजिशन का काम है डिस्टर्बेंस क्रिएट करना, लेकिन पोजीशन को यानी सत्ता को चाहिए कि वो जनता की बात करे, तो माइनॉरिटी की भी बात करे। वो अगर किसी तरह से कोई कंफ्यूजन क्रिएट हुआ तो उसे दूर करे, कुछ कहे, मगर कुछ कहे। जैसे ऐसा ही आ रही है तो जो पैनिक क्रिएट हो रहा है उस पैनिक को आके क्लियर करे, लोगों में शांति आए। सरकार समझाए तो अपनी बात तो कहे, उस बारे में बात तो करे। जैसे पहले बहुत दिन तक इश्यूज हुए, आपको याद होगा ट्विटर पे स्टॉर्म आ गया, एट्रोसिटीज, मुसलमानों के एट्रोसिटीज की बात बहुत ज्यादा होने लगी। एक यूए की प्रिंसेस थी, उसने लिखा, दुनिया भर के कई बयान फ्लैक्स आने लगे, लिंचिंग पे आए, कई इश्यूज पे आए, तो उसको क्लेरिफाई किया प्रधानमंत्री ने। सब उम्मीद कर रहे थे कि ये कुछ बोलेंगे। अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट को लेकर के मौलाना महमूद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अब सुप्रीम नहीं रह गया है। तो मौलाना महमूद बंदी, अगर आप टीवी डिबेट्स में सोचो, वो कह आ रहे हैं, जो इंटरव्यू दे रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि भाई मैंने जो कहा है वो मेरी बात तो है, लेकिन मैंने वो बात कही है जो लोग मुझे आके बता रहे हैं। जो लोग मुझे आके बता रहे हैं, मैंने तो उनकी बात आपको कही है। तो उनके पास फीडबैक है ऐसा। हम कह रहे हैं सरकार के पास भी फीडबैक होना चाहिए। सर, एक शब्द जिहाद का बहुत चर्चा हो रही है, तो और एक स्टेटमेंट भी बहुत वायरल हो रही है मौलाना महमूद मदनी साहब की कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा, और उन्हें लैंड जिहाद, लव जिहाद, थोक जिहाद, उन्होंने कहा कि जिहाद को इससे जोड़कर नहीं बताना चाहिए। उन्होंने इस चीज पर आपत्ति जताई है कि लैंड जिहाद, थोक जिहाद, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जिहाद जो है एक्चुअली वो मैंने आपको बताया अभी बातचीत में पहले भी कि जिहाद अकबर, जिहाद असगर, तो वो उन्होंने इसको डिफाइन भी किया है मौलाना महमूद मदनी ने। एक जिहाद तो होता है वो आदमी के आत्मनियंत्रण के लिए होता है, तपस्वी बनाने के लिए उसे, तपस्वी बनाने के लिए उसको अंदर आदमी इतना स्ट्रॉन्ग खुद को कर लेता है कि वो अपनी इच्छा शक्ति पर नियंत्रण कर लेता है। वो चीजों को, जैसे मैं आपको उदाहरणार्थ मैं पर्सपेक्टिवली समझा रहा हूं बस, जैसे जैन मुनि होते हैं तो वो अपने इच्छा शक्ति पर इतना नियंत्रण कर लेते हैं कि वो वस्त्र त्याग देते हैं और कोई भाव उनके किसी के प्रति नहीं आते उनके मन में। इच्छा शक्ति को उन्होंने जीत लिया। तो एक तो वो जिहाद है जो हमारे अंतर्मन का है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, इंसान है कोई तो गलती तो करता ही है, आम भाषा है, इंसान है कोई गलती तो करता ही है। तो जब इंसान जो है वो अपने इंटरनल एविल्स को, अंदर का जो हमारा शैतान है उस पे विजय प्राप्त कर लेगा, उसे कंट्रोल कर लेगा,
कंट्रोल कई तरह के ना, कंट्रोल कई तरह के, मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, दूसरा और भी उदाहरण हो सकता है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि आपने बताया कि मुत्तकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, तो उन्होंने नजर नीची कर ली, तो नजर नीची कर ली उन्होंने, तो कंट्रोल कई तरह के हैं ना आपके। तो सिर्फ ये एक बुराई नहीं है, रिश्वत वाली मैंने दूसरा उदाहरण दिया आपको। तीसरी बुराई ये है कि एक सामान्य घटना है, लोग छज्जा निकाल लेते हैं, दूसरे को परेशान कर रहे हैं, दूसरे की जमीन कब्जा लेते हैं, घर के बाहर की सीढ़ियां बड़ी कर लेते हैं। ये आदमी के अंदर की बुराइयां हैं ना ये। बिल्कुल। तो जो आदमी के अंदर की बुराइयां हैं, जो इंसान के अंदर शैतान है, उससे जीतना एक जिहाद तो वो है। उसे साधु बनाना, उसे संत बनाना, उसे पीर बनाना, उसे फकीर बनाना, एक तो ये जिहाद अकबर है। आदमी को इंटरनली फरिश्ता तो वो हो नहीं सकता, लेकिन फरिश्ता सिंह इंसान बनाना, दूसरे के दुख दर्द में शरीक होने वाला व्यक्ति, दूसरे की तकलीफ में खड़े होने वाला व्यक्ति, एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बनाना, एक जिहाद तो ये है। दूसरा जिहाद है जो फिजिकल जिहाद है, लड़ना, एक तो अंदर से लड़ना और एक बाहर से लड़ना। तो वो जो जिहाद है, जो बाहर से लड़ने वाला जिहाद है, वो अत्याचार के विरुद्ध है, जुल्म और ज्यादती के विरुद्ध है। इसलिए वो कहते हैं कि जब जब जुल्म बढ़ता है तो जिहाद बढ़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतना समय दिया। आपको आपकी इस पूरी चर्चा पर क्या राय है, हमें कमेंट पे जरूर बताइए। धन्यवाद।